Hello students, welcome back to our YouTube channel Ashima Classes. Today we discuss about law of variable proportion, माइक्रोइकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो हम देखेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, उसका शेड्यूल, उसके डायग्राम एंड उसकी कुछ अजम्पशंस। तो देखिए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट दैट एज वी इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ ओनली वन इनपुट कीपिंग अदर इनपुट फिक्स। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या स्टेट करता है कि अगर हम इंक्रीज करते हैं वन इनपुट की क्वांटिटी को अदर इनपुट की क्वांटिटी को फिक्स मानकर, जो टीपी है हमारा इनिशियली इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, जो हमारा टोटल प्रोडक्शन होगा वो शुरुआत में इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, देन एट डिक्रीजिंग रेट, फिर बाद में वो सेकेंड स्टेज में आकर वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा एंड फाइनली एट नेगेटिव रेट, फाइनली वो गिरने लग जाएगा थर्ड स्टेज में। तो इसमें 3 स्टेज होती हैं जिसमें कि टीपी शुरुआत में इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, देन डिक्रीजिंग रेट एंड फाइनली नेगेटिव रेट। तो हम इसे शेड्यूल के थ्रू समझेंगे। तो देखिए, हमारा यहाँ पर फिक्स फैक्टर है लैंड, हम उसी लैंड पर करेंगे जो कुछ करना है, लेबर लगाने हैं, कुछ भी करना है, हम उसी लैंड को मानेंगे। वेरिएबल फैक्टर हमारा यहाँ पर होगा लेबर, टीपी हमारे यहाँ टोटल प्रोडक्शन है, एमपी यहाँ पर हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन है। तो देखिए, जब हमने उस लैंड पर एक लेबर लगाया था तो वो टोटल यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस कर पा रहा था, 2 यूनिट्स। जैसे ही हमने उस पर 2 लेबर्स लगाए तो 5 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ, 3 लेबर्स लगाए 9 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ। हम लेबर्स को बढ़ाते जा रहे हैं। तो हमने देखा यहाँ जब हमने 3 लेबर्स लगा रखे थे तब तक तो बहुत तेज़ी से हमारा टीपी इंक्रीज हो रहा था। देखिए, 5 में से 2 गए 3, 9 में से 5 गए 4। तो जो स्पीड है टीपी की बढ़ने की वो बहुत तेज़ है। फिर लेकिन जब हमने 4th लेबर लगाया, सेकंड स्टेज में आ गया, अब हम 4th लेबर लगाया तो उसकी जो स्पीड है, टीपी की जो स्पीड है वो कम हो गई, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा। तो देखिए 12, 5 लेबर लगाए तो 14। देखिए आप, स्पीड जो है उसकी कम होती जा रही है, बढ़ रहा है लेकिन धीरे। 6 लेबर्स लगाए 15, 7th लगाया कुछ नहीं आया, वही जो पहले 15 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही थी वही फिर से 15 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है, पर हम फिर भी लेबर्स बढ़ाए जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं हमारा आउटपुट निकल कर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब किसी जगह पर एक से ज़्यादा मतलब उतने एम्प्लॉय की ज़रूरत भी नहीं है, हम उधर लगाए जा रहे हैं, इतनी लेबर की ज़रूरत नहीं है उस लैंड पर, हम बढ़ाए जा रहे हैं, तो क्या करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड हो जाता है लेबर की, ये करेगा मैं क्यों करूँ, ये करेगा, और फिर लोग खाली बैठना शुरू करते हैं, जिस वजह से हमारा टोटल प्रोडक्शन जो है जैसा आना चाहिए वो नहीं आ पाता है, एक दूसरे से बातों में लग जाते हैं। तो 8 लेबर्स लगाए हमने तो हमारा टीपी गिरने लगा, बहुत से लोग खाली बैठने लगे, वो सोचेगा ये करेगा मैं क्यों करूं, वो करेगा, ऐसे डिपेंडेंट होने से हमारा जो टीपी है वो गिरने लग गया। तो हमने देखा हम इसको एमपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हम 2 है, 2 यूनिट्स एमपी रखेंगे। 5 में से 2 गए 3, 9 में से 5 गए 4, 12 में से 9 गए 3, 14 में से 12 गए 2, 15 माइनस 14 1, 15 माइनस 15 0, 14 माइनस 15 माइनस के 1। तो हमने देखा यहाँ तक तो हमारा टीपी जो है बहुत तेज़ी से बढ़ा था। तो हम इस फेज़ 1 को क्या कहते हैं, फेज़ 1 को इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। तो सेकंड फेज जो आया हमारा, जहाँ पर स्पीड जो थी टीपी की कम हो गई, उसको हम कहेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो हम याद रखने वाली क्या बात है, यहाँ 0 तक हमारा सेकंड स्टेज होता है, देन जहाँ पर हमारा नेगेटिव आ जाता है वो हमारी थर्ड फेज होती है। तो नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर, यहाँ पर हमारा बढ़ने की बजाय टीपी गिरने लग गया। अब हम जानेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को और किन नामों से जाना जाता है, क्योंकि एग्जाम में आपको एग्जामिनर घुमा सकता है। तो देखिए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के 3 और नाम होते हैं, जिसको हम देखें क्या कहते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ रिटर्न्स, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर, रिटर्न्स टू अ वेरिएबल फैक्टर। तो जब भी आपसे लॉ ऑफ रिटर्न पूछे या लॉ रिटर्न्स टू अ फैक्टर पूछे तो आप समझ जाएंगे कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात हो रही है। ठीक है, एग्जाम में इन तीनों में से कोई सा भी नाम आ सकता है, आपको इसी के बारे में बताना होगा। तो जो अब हमने शेड्यूल में समझा उसको ग्राफ में देख लेते हैं। देखिए, यहाँ हमने एक्स एक्सिस पर लिया अपना लेबर वेरिएबल फैक्टर लिया,
और वाई एक्सिस पर हम लेंगे टीपी, क्योंकि हम अभी टीपी का ग्राफ बनाएंगे टोटल प्रोडक्शन का। तो जब हमारा 1 लेबर्स था तो हमारे टोटल प्रोडक्शन कितना आ रहा था, 2 यूनिट्स। तो यहाँ पे हमने टीपी लिया तो 2 यूनिट्स। जब हमने 2 लेबर्स लगाए तो 5 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही थी। जब हमने 3 लेबर्स लगाए तो 9 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही थी। 4 लेबर लगाए तो 12, 5 लेबर्स लगाए तो 14, फिर देन 15, 6, 7 में हमने 15 मिला था। देन बाद में हमारा टीपी 8 लेबर लगाने पर गिरने लग गया था, 14 हो गया था। तो हमने देखा जहाँ पर हमारा कर्व चेंज लेता है उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो वो हमारा फर्स्ट स्टेज हो जाता है। इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना मतलब जो ग्राफ है हमारा ऐसे झुकता हुआ जाता है नीचे की तरफ को, ऐसे बढ़ता है, तो उसे हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। और जब आगे की तरफ हमारा ग्राफ कर्व लेता है तो हम उसे कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। मतलब बढ़ रहा है, ये इंक्रीजिंग रेट था हमारा, ये डिक्रीजिंग रेट है। ठीक है, जब आगे की तरफ झुकता है तो हम उसे कहते हैं डिमिनिशिंग रेट से बढ़ना या डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना। देन फाइनली हमारा जो टीपी है फॉल्स हो गया। जो सेकंड स्टेज होती है हमारी वो कहाँ पर ख़त्म होती है, देखिए जब हमारा टीपी दोनों बार सेम आया 15, तो टीपी हमारा मैक्सिमम हो गया पॉइंट एम पर। उधर से हम लेकर सीधी लाइन आते हैं। आप देखिए यहाँ पे आपका सेकंड फेज ख़त्म हो गया एंड फाइनली आपका टीपी फॉल्स होने लग गया। जहाँ पर ये टीपी मैक्सिमम हुआ है और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जिस पॉइंट पर हुआ है, देखिए जहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था उस पॉइंट पर हमारा जो एमपी होगा वो मैक्सिमम होता है, एमपी मैक्सिमम हो जाता है। और जब हमारा टीपी मैक्सिमम होता है तो हमारा एमपी जो है वो नेगेटिव हो जाता है। तो अब हम इसको देखेंगे, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। यहाँ पर हम एक्स एक्सिस पर लेबर्स ले लेंगे, वेरिएबल फैक्टर जैसे हमने ऊपर लिया। यहाँ हम ले लेंगे मार्जिनल प्रोडक्शन इन यूनिट्स। एमपी का ग्राफ बनाना है तो हमने यहाँ पर एमपी लिख लिया। तो जब हमारा 1 लेबर्स था तो 2 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही थी। 2 लेबर्स लगाए तो 3 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई। 3 लेबर्स लगाए तो 4 एमपी आया था हमारा। तो हमने देखा था मार्जिनल जो गैप आ रहा था, हमने 5 में से 2 माइनस करे तो 3 आया था, 9 में से 5 माइनस करे तो 4 आया था हमारा। तो हमने एमपी की प्लॉटिंग कर दी, जैसे पीछे से आप ग्राफ में देखकर कर सकते हैं, यही सब करा हमने। तो आपने देखा जब टीपी मैक्सिमम है हमारा तो उस स्टेज में जो हमारा एमपी है वो एस पॉइंट पर 0 हो चुका है। देन जब हमारा टीपी फॉल्स होने लगा तो हमारा थर्ड स्टेज में एमपी नेगेटिव हो गया। तो फर्स्ट स्टेज में हमने देखा जब टीपी बढ़ रहा था तो हमारा एमपी भी बढ़ रहा है। जब हमारा डिक्रीजिंग रेट से टीपी बढ़ रहा है तो हमारा एमपी घट रहा है। डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है तो एमपी घटने लगता है लेकिन पॉजिटिव रहता है। जब टीपी मैक्सिमम हो जाता है तो एमपी 0 हो जाता है, एमपी बिकम्स 0। जब व्हेन टीपी फॉल्स तो एमपी बिकम्स नेगेटिव। ठीक है, आपको क्लियर हुआ होगा आई होप ये ग्राफ। जब हमारा इंक्रीजिंग रेट से टीपी बढ़ा तो एमपी भी बढ़ा, जो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ा तो एमपी घटने लगा लेकिन पॉजिटिव रहेगा। जब टीपी मैक्सिमम हुआ तो हमारा एमपी 0 हो गया, जब टीपी फॉल्स होने लगा तो एमपी नेगेटिव हो गया। तो हमने तीनों स्टेज देख ली। अब हम इन तीनों फेसेस को एक्सप्लेन करेंगे तभी जाकर हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। जो भी हमने ग्राफ में करा होता है एक बार हमें उसे ज़रूर लिखना होता है। तो हम इन तीनों फेसेस को एक्सप्लेन कर देंगे। फेज 1 में क्या था, जब टीपी राइज एट इंक्रीजिंग रेट, जब टीपी इंक्रीजिंग रेट से राइज हो रहा था तो एमपी भी राइज हो रहा था, हमने देखा पीछे ग्राफ में और शेड्यूल में भी। एंड एट द एंड ऑफ फर्स्ट स्टेज के एंड में क्या हुआ था, एमपी बिकम्स मैक्सिमम, एमपी हमारा मैक्सिमम हो गया था एट पॉइंट पी पर। एंड पॉइंट क्यू इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम उसे कहते हैं जहाँ हमारी स्टेज चेंज होती है, जहाँ हमारा कर्व में चेंजेस आते हैं। तो कर्व हमारा चेंज हो रहा था, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ने के बजाय डिक्रीजिंग रेट हो रहा था, उस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सेकेंड फेज, टीपी राइजेज एट डिक्रीजिंग रेट। टीपी राइज तो हो रहा था लेकिन उसका आगे की तरफ झुकाव था तो वो डिक्रीजिंग रेट था हमारा, तो एमपी हमारा गिरने लगा। जब टीपी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है तो एमपी भी डिक्रीज होने लगता है लेकिन एमपी पॉजिटिव रहता है एंड इज पॉजिटिव।
व्हेन टीपी इज मैक्सिमम, सेकंड स्टेज के एंड में क्या हुआ था, हमारा टीपी मैक्सिमम हो गया था एट पॉइंट एम पर, एमपी बिकम 0 एट पॉइंट एस। जब टीपी मैक्सिमम हुआ तो हमारा एमपी जो है 0 हो गया। थर्ड फेज में क्या हुआ, टीपी फॉल्स, टीपी गिरने लग गया तो एमपी हमारा नेगेटिव हो गया। आई होप आप लोगों को ये तीनों फेसेस समझ आए होंगे, ग्राफ भी समझ आया होगा और शेड्यूल भी। अब हम इसकी देख लेते हैं एजम्पशंस क्या होती हैं। हर लॉ की अपनी एजम्पशंस होती हैं जो हमें माननी पड़ती हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो हमें माननी पड़ेंगी ताकि हम उस लॉ को अप्लाई कर सकें, उस लॉ को प्रूफ कर सकें। तो कुछ एजम्पशंस हैं इसकी, देखिए ऑल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर इक्वली एफिशिएंट। मतलब वेरिएबल फैक्टर हमारा क्या था, वेरिएबल फैक्टर हमारा यहाँ पे लेबर था, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है जो लेबर है वो इक्वली एफिशिएंट है। मतलब एक लेबर हमारा 2 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा था, शुरुआत में हमने देखा एक लेबर हमारा 2 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, एक लेबर हमारे यहाँ पे 2 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रहा है, दूसरा लेबर लगाया तो वो भी हमारी 2 यूनिट्स से प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। फिर तीसरा लगाया वो भी 2 यूनिट्स प्रोड्यूस कर देगा, सब अपना बेस्ट दे रहे हैं, ये हमको मानकर चलना है। और टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज, क्योंकि अगर हम टेक्निक को चेंज कर देंगे तो हमारे प्रोडक्शन में चेंज आ जाएगा, हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगेगा। तो हमें टेक्निक सेम रखनी है, हमें बस लैंड को फिक्स मानकर चलना है एक, और लेबर में चेंजेस करने हैं, वेरिएबल फैक्टर में चेंजेस करने हैं, ना ही टेक्निक में चेंज होना चाहिए ना ही फिक्स फैक्टर में कुछ होगा, बस हमारा वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो टेक्निक को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि उससे प्रोडक्शन में चेंजेस आ जाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अब हम, ये हमारी अजम्पशन थी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। जो फैक्टर हैं प्रोडक्शंस के, हमारे यहाँ 2 फैक्टर्स थे, एक लैंड और लेबर, तो ये दोनों जो हैं नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं हैं। लैंड की जगह लेबर नहीं ले सकता और लेबर की जगह लैंड नहीं ले सकता। कैसे, जो लैंड काम कर रही है प्रोड्यूस करने का, उसमें सॉइल होती है, मिट्टी होती है, जो वो काम कर रही है उगाने का, वो काम लेबर कर देगा नहीं, और जो लेबर काम कर रही है वो काम लैंड कर देगी, नहीं कर पाएगी। तो दोनों एक दूसरे की जगह कभी नहीं ले सकते, तो नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, यहाँ दोनों फैक्टर जो हैं नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं। लेबर का काम लैंड नहीं कर सकती और लैंड का काम लेबर नहीं कर सकता। फोर्थ है हमारा, देयर मस्ट बी सम इनपुट हुज क्वांटिटी इज कीप्ड फिक्स्ड। हमने यहाँ पे कुछ इनपुट को की क्वांटिटी को फिक्स मानकर चला है। बिकॉज ऑफ दिस द रेशियो बिटवीन द फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर चेंजेस, ताकि हमारे जो रेशियो है फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर में उनमें चेंजेस आए, ठीक है। तो जैसे हमने 1 2 लिया था, 1 लेबर थी हमारी और हमने 2 अपने 1 लैंड थी, 2 लेबर्स थे, तो इनके रेशियो में चेंज आया और हमने लैंड को हमेशा 1 1 लेकर चले और हम लेबर्स को चेंज कर देगा, जिससे हमारा रेशियो जो है हर बार चेंज हुआ। हैंस द नेम वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो इसको हमने इसी वजह से कहा कि इनके प्रोपोर्शन में चेंज आया तो हमने लिखा वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो इसीलिए इसका नाम वेरिएबल प्रोपोर्शन है। अगर इसकी इसी तरीके से प्रेजेंटेशन देंगे, पहले आप स्टेटमेंट देंगे, देन उसका शेड्यूल देंगे, उसको किन किन नामों से जाना जाता है और उसका ग्राफ बनाएंगे, उस ग्राफ को आपको एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देन उसके फिर आप अजम्पशंस देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इसमें। If you like my videos, please like, share and subscribe.